अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। आ गया वो शहकार जिसका कि था इंतज़ार। अगले माली साल का बजट आज पेश कर दिया गया है, जिसमें तनख्वाहदार तबके के लिए एक जानिब रिलीफ तो मौजूद है, तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम लेवी में इजाफे, कार्बन लेवी के नफाज और मुख्तलिफ शोबों पर टैक्सेस के नफाज की तजवीज़ भी सामने आ गई है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से आज पेश किए गए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया गया है, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन यानी कि जो पेंशनर्स हैं उनके लिए 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ तनख्वाहदार तबके के लिए मुख्तलिफ इनकम टैक्स स्लैब रेट्स जो हैं उसमें भी कमी का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक सालाना 6 लाख रुपए तक आमदनी में टैक्स की मुकम्मल छूट होगी, जैसे कि पिछले सालों में भी रहा है। और 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% तक करने की तजवीज़ दी गई है। 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले तनख्वाहदार तबके से टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि 22 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% तक लाने की तजवीज़ दी गई है। 32 लाख रुपए सालाना आमदनी वालों के लिए टैक्स शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। और इसी तरह अगले माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फ़ी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फ़ी लीटर करने की तजवीज़ भी नए माली साल के बजट में शामिल है, जबकि 2.5 रुपए फ़ी लीटर के हिसाब से कार्बन लेवी भी नाफिज की जाएगी। अगले माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ जो है वो 14,131 अरब रुपए रखा गया है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,165 अरब रुपए होगा। दिफाई बजट की अगर बात की जाए तो इसमें 20% इजाफा देखने में आया है और नए बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ भी दी गई है। नॉन फाइलर्स के इर्द गिर्द शिकंजा जो है वो मजीद सख्त किया गया है। द न्यूज़ इज़ टाइटनिंग। और बैंक से 50,000 रुपये निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स पर टैक्स आयद कर दिया गया है। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ नहीं खरीद सकेंगे, जबकि कस्टम ड्यूटी के जो स्लैब्स हैं उसको भी कम करके 4 कर दिया गया है। अगले माली साल के लिए मुआशी ग्रोथ का टारगेट जो है वो 4.2% रखा गया है, जबकि रवा माली साल के दौरान GDP 2.7% रिकॉर्ड किया गया है। ऑपोजिशन ने नए हस्बे मामूल मुस्तरद कर दिया है और इसको फॉर्म 47 का बजट करार दे दिया है। आज कौमी असम्बली में बजट तकरीर के दौरान PTI अरकान की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया, डेस्क बजाए गए, किताबें इधर उधर उड़ाई गईं और बजट तकरीर की कॉपियाँ ज़ोर ज़ोर से मेज़ पर मारे जाने और फाड़ कर फेंके जाने के मनाजिर भी हमारे यहाँ एक रूटीन का हिस्सा हैं। अच्छा, अब क्या नए बजट की मंजूरी के बाद महंगाई बढ़ेगी या फिर इसमें एक मुआशी ग्रोथ का अंसर शामिल है और इसको अवाम दोस्त बजट कहा जा सकता है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं बराए कॉमर्स राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और हमारे दूसरे मेहमान हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के तैमूर सलीम जगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जगड़ा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम जी। आप दोनों को आज हम ज़रा शायद मुश्किल स्पॉट में डालेंगे। दोनों ही आप लोग ऐसी सिचुएशन में हैं इस वक्त कि आपने अपने बजट को डिफेंड करना है और उन्होंने एक तरह से अपने पुराने बजट्स को डिफेंड करना है। राना साहब, आपसे अगर हम आगाज़ करें तो हुकूमत क्या इस चीज़ पे मुतमईन है कि जो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है वो इतना ही है जितना गवर्नमेंट अपनी सिचुएशन को देखते हुए, पाकिस्तान के फंड्स को देखते हुए दे सकती थी, जेब को देखते हुए दे सकती थी, या फिर वो जो अंग्रेज़ी का एक मकूला है कि द डेविल लाइज इन द डिटेल्स, यहाँ पर वो वाला मामला हम कह सकते हैं कि हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कम ही बजट होते हैं। अगर आप पाकिस्तान की तारीख में को देखें तो हमेशा टैक्स रेट बढ़ाते गए और तभी हम 18% सेल टैक्स पे हैं और टैक्स का बोझ आवाम पे और तनख्वाहदार तबके पे या कॉरपोरेट के ऊपर हमेशा बढ़ा ही है। ये एक यूनिक मोमेंट है कि हमने इस दफ़ा जो रिलीफ है वो दिया है टैक्सेशन के ऊपर और जो सैलरी क्लास के ऊपर एक बोझ हमने डाला पिछली दफ़ा, उसके अंदर हम कमी लेके आए। तो बिल्कुल देखें, मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइन इंडिकेशन है कि सैलरी क्लास को हमने कवर किया, उनको रिलीफ दिया। फिर हमने कॉर्पोरेट को भी जो है उसमें भी उनकी टैक्सेशन में भी रिलीफ दिया। फिर अगर आप देखें जो जितनी सनतें हैं, जितनी ट्रेड है या मैन्युफैक्चरिंग है, उनके लिए एक मैसिव रिफॉर्म आया और वो ट्रेड लिबरलाइजेशन की सूरत में है कि आपकी जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं, जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं और जो आपकी एडिशनल कस्टम ACDs हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा 4 सालों में। और ये फ्रंट लोडेड है कि इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट इस साल में आएगा और कस्टम ड्यूटी की हद 15% पे हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा रिलीफ है और इससे भी एक आम आदमी को बेनिफिट होगा कि ऑब्वियसली जब ये इनपुट आएगी इन चीज़ों की, ये मैन्युफैक्चरिंग में जब उनकी इनपुट कॉस्ट कम होगी
तो फिर जो फाइनल गुड है वो कम होगा जो आवाम इस्तेमाल करेगी और एक एक्सपोर्ट इनेबलिंग एनवायरनमेंट आएगा। देखिए बाकी इसके अंदर हमने इस बजट एक रियलिस्टिक बजट है। पिछली दफ़ा FBR ने 26% टैक्स में इजाफा किया, कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया, और उसके अंदर भी जो है 382 अरब ऐसे हैं जो इन्फोर्समेंट के ज़रिए लिए गए, और इसकी तस्दीक IMF ने की कि ये वो टैक्स था जो जिनके ऊपर लागू होता था और वो नहीं दे रहे थे। तो ये एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इस दफ़ा जो इजाफा है टैक्स कलेक्शन में FBR की तरफ से वो सिर्फ 18 साढ़े 18% है, तो बड़ा रियलिस्टिक है। और हमने देखें जहाँ तक बात आती है कि अपने जितनी चादर देख के पैर फैलाएं, तो हमने वहाँ उन चीज़ों को भी कंट्रोल किया कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमने टारगेट रखा है 3.9%। अब ये याद रहे कि ये पहले 8% पे भी रहा है, तो उसको तकरीबन आधे पे लाना, इसका मतलब है कि आप अपने अखराजात जो है वो अपनी जो रेवेन्यू है उसके मुताबिक करें। अब जो प्राइमरी सरप्लस है उसका टारगेट हमने 2.4% रखा है। तो मैं समझता हूँ कि नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, अगर लगाए गए होते तो ये 18% का रेवेन्यू का टारगेट ना बढ़ता, ये ज़्यादा बढ़ता। तो फोकस जो है दोबारा इन्फोर्समेंट पे है, फोकस जो है वो डिजिटाइजेशन के ऊपर है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आवाम को दिया है या तनख्वाहदार तबके को दिया है, वो चीज़ आउटवे हो जाएगी जब पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी लगेगा, जो कि हर एक को ही पे करना पड़ता है, और फिर जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो इवेंचुअली हर चीज़ ही फिर बढ़ जाती है, फिर ट्रांसपोर्ट भी बढ़ती है, फिर चीज़ों का आमदोरफ्त, और इसके अंदर जो PDL है, देखें इस चीज़ को मैं एडमिट करूँगा कि जहाँ टैक्स बेस आपकी बहुत तगड़ी नहीं होती तो फिर वहाँ आप ऑब्वियसली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसको आप टैक्स करते हैं, और बहुत सारे मुल्क तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसलिए टैक्स करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो और दुनिया EV और वो और हाइब्रिड की तरफ जाए, तो इसको आप पेनलाइज करते हैं। तो देखिए एक तो ये पॉलिसी इंडिकेशन है हुकूमत की तरफ से कि हम भी उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यानी कि डेफिनेटली क्योंकि सेल टैक्स नहीं है ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तो आप उसको इस तरीके से कवर करते हैं। लेकिन ये क्या उस हद तक आपने वो लगाए हैं कि जो हम रिलीफ उनको सैलरी क्लास को दे रहे हैं वो उससे नहीं, ये उससे काफ़ी कम है। और वो आप देख लें अगर ₹2.5 है कार्बन टैक्स है तो कितने लीटर एक आदमी कंज्यूम करेगा, या जो मोटरसाइकिल चलाता है अगर उसकी आमदन जो है वो 12 लाख से नीचे जो उसको रिलीफ मिला है, या वो 6 लाख से नीचे जो रिलीफ मिला है, तो वो ज़्यादा रिलीफ है और ये एक को कम है। वैसे भी रीजन के अंदर अगर आप देखें तो हमारी पेट्रोलियम की प्राइसेस कम है, लेकिन हुकूमत ये इंडिकेट करना चाहती है इन पॉलिसी मेजर से कि हम एक इम्पोर्टेड आइटम को जो है वो उसको टैक्स फ्री करके या उसमें PDL हटा के, तो आप इनकरेज कर रहे हैं ना कि आप उसको खुला इस्तेमाल करें एक इम्पोर्टेड आइटम। तो ऑब्वियसली ये भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट है कि हम कार्बन इमिटिंग जो फ्यूल्स हैं उसको हम डिस्करेज करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ई-व्हीकल्स और उन पे उनकी तरफ वो कीमतें उनकी बढ़ जाएंगी, ड्यूटीज़ उनके ऊपर, वो सिलसिला भी आवाम को कोई ज़्यादा फ़ायदा तो उसका नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूँ राना साहब। झगड़ा साहब, अब आपने सुना है राना एहसान अफजल साहब को, और उन्होंने किसी हद तक अपने बजट के हवाले से जो भी निटी ग्रिटीज़ थी वो पेश की हैं, तनख्वाहदार तबके की बात उन्होंने की है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक इस बजट की आपकी क्या रीडिंग है, और आपको क्या लगता है अच्छा है, बुरा है, या दरमियान का है, या पाकिस्तान के पास स्पेस ही इतनी थी इस वक्त कि भाई इतना ही रिलीफ हो सकता था, या आपको लगता है ज्यादा भी दिया जा सकता था? एक साल पहले मेरे ख्याल में मैं आपके साथ ही बैठा था और हमने ये डिस्कस किया था कि जो हुकूमत का साइज है वो सस्टेनेबल नहीं। मैंने कहा था कि ये कभी जो है वो ये जो गवर्नमेंट है जो खुद लेजिटिमेट है, ये कभी जो है जो हमारे पब्लिक सेक्टर का साइज है इसको ठीक नहीं कर सकती। राना साहब ने कहा था आप 1-2 महीनों में देख लेंगे, मैं भी कमेटी पे हूँ। आज बता दें कि जो हम अग्री कर रहे थे कि 100 सरकारी मुलाजिम होते हैं उसमें 10 काम नहीं करते, उन्हीं का टैक्स आप और मैं दे रहे होते हैं, कि क्या नुस्खा उसका निकाला कि मैंने तो कोई एक खाली पोस्टें इन्होंने खत्म की हैं, लेकिन ये जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे लिफ्ट ऑपरेटर, डोर ओपनर, डोर क्लोजर, चेयर पुशर, पत्नी क्या क्या, चाय डालने वाला, ठीक है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी, बजट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर्स, पत्नी क्या क्या जो है वो होता है, कि क्या इसका हल निकाला।
तैमूर साहब, इसलिए हम वैसे सारे जो वजीर है वो खजाना साहब ने आज ये ऐलान किया है कि हम 10 से ज्यादा वजारतें खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी राणा साहब से यही होना था, लेकिन नहीं, ये क्योंकि तो उन्होंने लास्ट ईयर भी किया अच्छा और उससे लास्ट ईयर भी किया था ना। ठीक है, अच्छा इसी तरह 2 साल पहले SIFC बना, हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। मैं कल की रिपोर्ट देख रहा था जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे निकाला, इन्वेस्टमेंट पिछले साल SIFC के 2 साल होने के बाद 1.8 अरब डॉलर से 1.6 अरब डॉलर पे कम हुई है। पाकिस्तान में पॉवर्टी की इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अभी 45% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो ये जो एक 2 हजार रुपए तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में जो है वो कम किए, ये नहीं पता इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे जो कंसर्न है वो ये है कि कोई मुझे डायरेक्शन नहीं नजर आ रही। नंबर्स तो आप एंड ऑफ द ईयर, जैसे अभी आपने जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं बढ़ रही, लेकिन इकोनॉमी 2.5% पे बढ़ गई। बिजली की जो एक्चुअल यूजेज है वो 3.6% कम हुई है, लेकिन ये कह रहे इकोनॉमी बढ़ गई है। बड़े क्रॉप्स जो है वो 13% उनकी पैदावार कम हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ गया, क्योंकि जो है वो लाइफ स्टॉक कहते हैं कि बढ़ गया, जहां पे मेजरमेंट नहीं होती। तो चले नंबर्स तो ये अगले साल भी बना देंगे ना, लेकिन ऐसे करते हैं शिफा, आप मैं और राना साहब जाते हैं कहीं किसी भी मार्केट में, आप चुनिए, और लोगों से ये पूछते हैं कि ये बजट उनके लिए क्या कर रहा है या कोई डायरेक्शन दिखा रहा है। किसी भी तबके से, मिडिल क्लास से जाएं, जो रेडी वाले हैं उससे पूछते हैं, जो वेल टू डू लोग हैं उनसे पूछते हैं, एक साथ जाते हैं, आप ही पूछा करें, हम बैठ ठीक है। जाएंगे, देख लेंगे कि लोग क्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा राणा साहब, अब जिस वक्त वजीर ख़जाना साहब बजट पेश कर रहे थे, तो उस वक्त यहाँ डी चौक पे सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे। अभी भी वो थोड़े बहुत बाहर बैठे हैं और हो सकता है कल और उनकी तादाद आ जाए। वो खुश नहीं है इस चीज़ पे, और जगड़ा साहब ने भी उन्हीं का पॉइंट उठाया। और साथ ही जो ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात होती है, वो ऑस्टेरिटी ड्राइव गवर्नमेंट की नज़र इसलिए नहीं आती कि गवर्नमेंट का खर्चा 18% बढ़ा हुआ नज़र आता है, और कहा यह जा रहा था कि हम ऑस्टेरिटी ड्राइव कर रहे हैं। देखें, जो खर्चा या कोई फिस्कल कंसोलिडेशन है वो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट से पता चलती है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसको 3.9% पे लेके आए, जो कि एक फिस्कल डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है। और प्राइमरी सरप्लस हम अगर कह रहे हैं कि हमने अचीव करना है, तो इसका मतलब है जो हमारे रेवेन्यूज़ होंगे वो ज़्यादा होंगे अखराजात से, अगर आप सूद की पेमेंट को निकाल दें। तो इसका मतलब है कि ये, और प्राइमरी सरप्लस अगर आप तारीख निकाल के देख लें तो PTI के दौर में तो शायद 1 साल भी नहीं था, बल्कि कभी भी नहीं था। तो हम तो ये प्राइमरी सरप्लस पिछले साल भी हमने किया इस फाइनेंशियल ईयर में, और अगले साल भी हम करने जा रहे हैं। तो फिस्कल कंसोलिडेशन, अखराजात को कंट्रोल करना अपने रेवेन्यू के मुताबिक, वो तो हम कर रहे हैं। देखें, वेरी क्विकली जो सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है वो ख़त्म हो चुकी है और वो जम हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। सैफ्रॉन की मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स जो है वो जम हो गई है इंटीरियर में। और बिल्कुल हम 10 मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो करने जा रहे हैं, ऑलरेडी प्रोग्रेस है। और इस साल के अंदर जो है, जो पॉवर्टी लाइन की बात की, देखें वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन पॉवर्टी की चेंज कर ली। पहले जो डेली इनकम जिसको वो पॉवर्टी कंसिडर करते थे वो $2.15 थी, उसको उन्होंने रेज कर दिया $3 पे, और इससे दुनिया भर में इम्पैक्ट आया। लेकिन मैं एडमिट करूंगा कि जब तक आप एक हाई लेवल ऑफ ग्रोथ पे कंटिन्यूसली आप ग्रो नहीं करते, तो पाकिस्तान में गुर्बत को काबू करना नामुमकिन होगा। तो तभी हम जो ये बूम बस्ट का साइकिल और मसनूई ग्रोथ जो हम अचीव करते हैं, और उसके बाद हम कशकोल लेके डॉलर का, कि डॉलर ख़त्म हो जाता है, वो लोगों से मांगते हैं, हम उस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं। और हमने ये जो ये कह रहे थे कि डायरेक्शन नहीं मिल रही, वो डायरेक्शन मैंने आपको बताया कि जो टैरिफ लिबरलाइजेशन है वो एक मैसिव डायरेक्शन है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, जो कि ओवरऑल 200 अरब से हम टैरिफ्स रिडक्शन करने जा रहे हैं। देखें, आखिरी चीज़ ये कि जो पॉवर्टी है उसको काबू करने के लिए, देखें पहले 1 करोड़ घराने को बिस्प कवर कर रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 लाख अजाफी घरानों को बिस्प के ज़रिए हम कवर करेंगे। तो यानी कि टोटल जो घराने जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसके ऊपर हमारी जितनी रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हमने चलना होता है। तो ये जो बजट है, देखें एक इसको IMF भी जो है वो के प्रोग्राम में भी हैं, तो वो भी हमने चीज़ें कवर करनी है, और उसके साथ साथ आवाम को भी रिलीफ। अब देखें, जो पूरा इंडस्ट्री का सेक्टर है वो इस चीज़ की इसको इंडोर्स कर रहा है कि बिजली के रेट्स में कमी आई है, और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है। जो माहौल हमने पैदा किया है पिछले, और ये भी जो रिलीफ है
ये तभी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसे मुमकिन हुआ है कि जो थोड़ा बहुत हमने ये बजट एक पहाड़ की तरह आवाम पे नहीं टूटा जिस तरह हमेशा बजट टूटते हैं, बल्कि इसके अंदर रिलीफ के काफ़ी बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये अचीव कैसे हुआ है कि जो हम सूद की शरह को 11% पे लेके आए, जो हम महंगाई की शरह को 5% पे लेके आए, जो हमने अपने रिजर्व्स बिल्ड किए, जो हमने ग्रोथ का टारगेट हम नहीं अचीव कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी बात हम सुने कि आप कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत रिलीफ ही दे सकते थे, और जब तक ग्रोथ नहीं होती, अच्छी ग्रोथ नहीं होती, तब तक हम इतना रिलीफ नहीं दे सकते, तो फिर तो मतलब कि हमारी प्रॉब्लम फिर परसिस्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम तो हमारी ये है ना कि अगर हम ग्रोथ अचीव करते हैं और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है तो हमें डॉलर की कमी आ जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत ये जानती है कि हमने बूम बस्ट साइकिल में नहीं फंसना, क्योंकि इसके फंस के कोई नतीजा नहीं है। गुर्बत असल में है पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि हम मसनूई ग्रोथ करते हैं और फंस जाते हैं फिर। सही है। और तो फिर अगले 3 साल उसको 4.2 अचीवेबल आपके मुताबिक? देखें, बिल्कुल हमारी उम्मीद है, हमारा पूरा मेहनत होगी, इस पे फोकस किया जाएगा कि हम इसको अचीव करें। देखें, एक और एलिमेंट जो ग्रोथ को लीड करेगा और जिसमें सूबों का भी रोल है, KPK का भी रोल है, वो ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस कलेक्शन टारगेट को पूरा करेंगे तो तकरीबन जो है 3000 अरब का जो बजट है वो सूबों को मिलेगा, जो डेवलपमेंट का बजट होगा। ये एक अहम जुज़ है जो पाकिस्तान को आगे और एक आम आदमी को रिलीफ देगा। तो ये तभी मुमकिन है जो हम ये अपनी टैक्स टू GDP के रेशो को बेहतर कर रहे हैं कि इतना बड़ा डेवलपमेंट बजट सूबों को मिलेगा। अगर और सूबों के पास क्या है, देखें, इनके पास हेल्थ है, इनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, इनके पास एजुकेशन है, इनके पास सैनिटेशन है, इनके पास पानी है, इनके पास ये सारी वो सर्विस डिलीवरी है जिसके ऊपर अगर ये अच्छे तरीके से स्पेंड करें तो ना सिर्फ एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, और ये तभी मुमकिन है जो फिस्कल डिसिप्लिन हमने करके दिखाया कि ये बजट सूबों को मिल रहा है। अच्छा, अब एक वक्फे की तरफ जाते हैं नाजरीन। वक्फे के बाद तैमूर झगड़ा साहब से हम ये जानेंगे कि साबिका जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साबिका फाटा और पाटा, उनको जो है वो टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर किया गया था, अब उन पर भी टैक्स आयद हो गया है। इसके सूबे पर क्या असरात मुरतब होंगे? वफाकी हुकूमत का बजट सामने आया है, उसके हवाले से बात हो रही है, और तैमूर झगड़ा साहब और राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झगड़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि साबिका जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फाटा और पाटा, उनका जो है इस वक्त टैक्स फ्री जोन का जो स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया गया है, और 10% इस साल, अगले माली साल से टैक्स उस पर आयद होगा, और आइंदा आने वाले सालों में भी ये टैक्स जो है फिर हर माली साल के हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? और 80 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती बजट जो है उसकी मद में सूबे को मिलेंगे, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हैं? और जो फाटा और पाटा का स्टेटस है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, उससे पहले मैं एक चीज पे आता हूँ जी, और इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन वो है जो ये हम कह रहे थे कि कैसे अखराजात कम करेंगे। हुकूमत का कोई डिपार्टमेंट जो वफाक में काम नहीं करता, उसको तो इन्होंने काम खत्म नहीं किया, लेकिन मैं इनको कुछ तजावीज देता हूँ जो शायद इनको पसंद होंगी, क्योंकि इनकी तर्ज हुकूमत के साथ जाती है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री खत्म कर ले, क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो वैसे ही नहीं है। कोर्ट सारे खत्म कर दें, क्योंकि अगर जजेस से रबर स्टैंप कराना है तो जजेस की जरूरत ही नहीं है। जो आपने कहना है, लॉ मिनिस्ट्री फैसले जो है वो देते जाए, ठीक है। छोटे सूबों में, KP में तो कम से कम जो है वो कैंटोनमेंट, हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन के अलावा कहीं बिजली नहीं आती। पेस्को को खत्म कर दें, टेस्को को खत्म ही कर दें। फाटा में तो आपने कभी बिजली नहीं दी, ना देने का कोई इरादा है, ठीक है जी। ये जो बड़े इदारे हैं जिन्होंने एक्चुअली ये इशू सूबों के दरमियान सॉल्व करने हैं, आपका CCI हो गया, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री होगी, जब सारे फैसले ही इस्लामाबाद में लेने तो इनकी क्या जरूरत है? इनको खत्म कर दें, बल्कि अपने NFC के सेल को ही खत्म कर दें। अगर आपने बाय द वे ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे ही देने हैं जैसे आपने इलेक्शन के रिजल्ट दिए, तो ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को भी खत्म कर दें, क्योंकि इसाक डार साहब या जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो अपने मर्जी के ग्रोथ रेट्स ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दें। इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है ऐसे इलेक्शंस के लिए। और जिस रफ्तार से हमारा डेवलपमेंट बजट कम हो रहा है, मेरे ख्याल में कोई 1/3 हिस्से से कम हुआ है, प्लानिंग मिनिस्ट्री को भी खत्म कर दे। वैसे ही वहां पे सिर्फ एहसन इकबाल साहब 50-50 साल के प्लान्स बनाते, तो बाकी काफी सारे पैसे जो है वो बच जाएंगे, और वो आप जो है वो जिस तरीके से फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये जवाब तो राना साहब से हम ले लेंगे, लेकिन अब जो फाटा और पाटा की मैं सिचुएशन पूछ रही हूँ उस पे आपका क्या है टेक? ये होना चाहिए था, टैक्स लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था? उसको मजीद अभी पनपने की जरूरत है? क्या सिनेरियो है? पाटा और पाटा पे अगर आपने सबसे पहले कोई भी स्टेटस चेंज करना है
तो आई होप कि उसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की मुशावरत हुई। अगर वो नहीं हुई, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, लोकल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो आप सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे। अच्छा, उससे ज्यादा बड़ा मसला ये है, और ये मैं बल्कि 2022 में मेरा जो मसला मिफ्ता इस्माइल के साथ हुआ था वो इस बात पे हुआ था कि पाटा का जो बजट है या जो केपी को जो ट्रांसफर्स हैं जो वफाक ने देने हैं वो आइन में कुछ तरीके से एम्बेडेड। फाटा का मर्जर हो गया, फाटा में अगर मर्जर के बाद जो 10 साल पैकेज की बात हुई थी, अगर वो नहीं देना, अगर उसका कोई तरीका नहीं निकालना, तो फिर फाटा में वो डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी जो अभी 7 साल हो गए और नहीं हुई। उसका कॉस्ट हमें सिक्योरिटी में देना पड़ेगा, वो हम देंगे। डेवलपमेंट बजट को एक साइड पे रखें। आपको पता है शिफा, ये चौथा साल है जब से इनकी हुकूमत आई है, जो फाटा की तनख्वाहों का बजट है वो आज तक पीडीएम की हुकूमत के आने के बाद नहीं मिल रहा। इस साल भी जो मैंने सुना है, मैंने फाइनल फिगर्स नहीं देखे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। 80 अरब का 80 या 70 अरब का करंट बजट का ट्रांसफर। अब एनएफसी का शेयर तो फाटा का केपी को नहीं मिलता। फाटा पे मेरे ख्याल में केपी के अखराजात इस साल तकरीबन 150 अरब हो। मकसद कि ये पैसे शिफा आप वो 250 जो है अरब वो वैसे ओरिजिनली क्लेम पेशावर करते की रहने वाली, हैं झगड़ा साहब। नहीं, ये 70 अरब हमारे केपी के एनएफसी शेयर से जाएंगे जो कि 1998 के सेंसस पे बेस्ड है, जिससे हमारा शेयर 200 अरब ज्यादा होना चाहिए। अब वो हम भर रहे हैं, इसका कोई हल नहीं निकला। मुझे पता है इसकी कोई बात नहीं। अच्छा, आप केपी की हुकूमत को कहेंगे कि 150 और 200 अरब का सरप्लस छोड़ दे क्योंकि आईएमएफ ने मांगा है, वफाक को हेल्प कर दे। आप उन्हें 80 अरब के अरेयर्स जो है वो एनएचपी के नहीं देंगे। आप अच्छा, जो ठीक है है, वो उन्हें आपका आ गया पॉइंट उसके सॉरी एक शिफा एक लास्ट पॉइंट, जी। आप उनको जो है वो फाटा के तनख्वाहों के पैसे भी नहीं देंगे जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है। आप उनको उनका बजट इमरान खान से डिस्कस करने भी नहीं देंगे। मुझे नहीं पता कि हुकूमत ये सरप्लस क्यों छोड़ती है। अगर इतनी जो है वो वफाक की उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिस्कस कर लें। मतलब मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, राणा साहब से इसका जवाब लेते हैं। राणा साहब, वो कह रहे हैं फाटा को ना आप लोग तनख्वाहों के पैसे दे रहे हैं, ऊपर से टैक्स फ्री जोन का जो स्टेटस है वो भी खत्म कर दिया। सूबाई हुकूमत से वो ही इज़ नॉट वेरी श्योर कि बातचीत हुई है, वफाकी हुकूमत की ये नहीं हुई है, और इसके असरात लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये देखिए, ये तो ऑब्वियसली स्टेक होल्डर कंसल्टेशन रही है जो पाटा में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनके साथ, और ये केपीके की बिज़नेस कम्युनिटी की भी डिमांड थी कि ये जो एक, और ये पब्लिक मैटर नहीं है, ये वहाँ जो चंद इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये वेवर मिली हुई थी कि वो सेल टैक्स एग्जेम्पशन के साथ, और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन तो अभी भी होल्ड कर रहा है। सेल टैक्स पे ग्रेजुअली अभी 10% और आहिस्ता आहिस्ता ये 18% पे चला जाएगा। तो ये एक अनॉमली थी जिसको दूर करने के लिए पूरी बिज़नेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ सेक्टर्स की डिमांड थी। तो डेफिनेटली ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुई, और इसके ऊपर सनसेट क्लॉज था जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो वो इनके साथ बैठ के उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये किया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई कंसर्न है, और ये इससे जो एक ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्योंकि जब आप एक एरिया को ऐसी एग्जेम्पशन दे दें कि जिसके अंदर चांसेस हों कि वो मिसयूज़ हो और उसकी वजह से प्राइस की डिस्टॉर्शन पैदा हो जाए, और एक मैन्युफैक्चरिंग दूसरी मैन्युफैक्चरिंग से सिर्फ इस रिलीफ की वजह से फ़र्क पड़ जाए, तो वो फिर एक डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट होता है जिसको दूर किया गया। तो ये खुशाइन चीज़ है, और इसको पाकिस्तान लेकिन वहाँ वैसे इतनी डेवलपमेंट या तरक्की हो गई है कि इन इंडस्ट्रीज़ को सेल्स टैक्स लगा के वो करना है हमने। जी, वो कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि इंटरनेट के वहाँ पर आज भी इश्यूज मौजूद हैं। देखिए, वो अगर हैं तो वो दुरुस्त होने चाहिए, लेकिन ये उन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद फैसला किया गया, और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बनेगी। और स्टेक होल्डर्स में आपकी मुराद है कि पाटा की जो इंडस्ट्रीज हैं, अच्छा, और हुकूमत उनके साथ बैठ के, हुकूमत ने बिल्कुल उनके साथ बैठ के कमेटी बनी हुई थी। पिछले साल ये ख़त्म होने जा रही थी एग्जेम्पशन, इसको उन्हीं की मुशावरत के साथ डिले किया गया कि इसको आप अगले साल कर दें और ये एक साल आप मौका दे दें। अभी भी ये फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वरना तो सेल टैक्स तो लोग बाकी तो 18% दे रहे हैं, तो या इस साल 10% देंगे,
और इनकम टैक्स इनका आज भी एग्जाम्प्ट है। अच्छा, अब जो पीपल्स पार्टी है वो भी सूबे सिंध के हवाले से ये बात कर रहे हैं राना साहब। वो कहते हैं, शर्जील मेमन साहब का भी मैं थोड़ी देर पहले बयान सुन रही थी, वो कहते हैं कि जो हैदराबाद सखर मोटरवे है उसके लिए 15 अरब रुपए नाकाफ़ी हैं। इसी तरह K4 के लिए भी जो बजट रखा गया है वो भी नाकाफ़ी है। तो वो भी कोई बहुत मुतमईन नहीं है इस वक्त बजट से। देखिए, जो आपकी सीरियस बड़ी सिंपल सी बात है, जो 1000 अरब का जो PSDP है वफाकी लेवल पे, वो भी नाकाफ़ी है पूरे पाकिस्तान के लिए, और उसके अंदर जो स्ट्रेटिजिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो उससे उठाए जाएंगे। 3000 अरब का जो बजट है वो सूबों को मिल रहा है, तो ये सूबों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उनको डेवलपमेंट की। और देयर इज़ एक लिमिटेशन है। वफाक तो पहले ही बड़ा जो है कमा के, वफाक तो कमाऊ पुत है जो कमा के सूबों को ट्रांसफ़र कर रहा है, कलेक्शन का एक काम कर रहा है। सूबों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएं। सूबों की टैक्स कलेक्शन 20% पे उनकी टोटल जो आमदन उनको जो मिलती है वो 20% के करीब होवर कर रही है, ये 18 से 25-20%। तो मेरे ख़्याल से ये जो है वो शिकायत गलत है। 3000 अरब का बजट अनप्रेसिडेंटेड है और इतना बड़ा सूबाई ट्रांसफ़र पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं वो रेज़ हमेशा होती हैं, लेकिन वफाक 1000 अरब से क्या कुछ कर सकता है? ऑब्वियसली लिमिटेशन है। फिर आपके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फॉरेन फंडेड होते हैं, तो उसका रुपी कवर आपको देना पड़ता है, जो PSDP का एक मेजॉरिटी का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आप वो रुपी कवर ना दें उन प्रोजेक्ट्स को, तो वो जो डॉलर्स आपको जो डेवलपमेंट के लिए मिल रहे हैं वो भी लैप्स हो जाते हैं। ठीक है। तो ये वफाक के पास कोई इतनी स्पेस मौजूद ही नहीं है कि वो जो है बहुत सारे सूबाई नौयत के प्रोजेक्ट्स को केटर करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राना एहसान अफजल साहब हमारे से नाजरीन, तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों ने अपने अपने मौक़िफ़, अपने अपने पॉइंट्स हमारे सामने रखे। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि ये वफाकी हुकूमत का जो बजट है ये किस तरह से मज़ीद अनफोल्ड होता है, इसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं, और फिर सूबाई हुकूमतें जैसे जैसे अपने अपने बजट जो हैं वो लेकर आती हैं तो उनमें किस तरीके का जो सिलसिला है वो देखा जाता है। आपको अपडेटेड रखेंगे। अगले माली साल के लिए पेश किए गए बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस के निफाज, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स रेट में कमी और पेट्रोलियम लेवी में मरहलावार 100 रुपए फ़ी लीटर तक इजाफे और 2.5 रुपए फ़ी लीटर कार्बन लेवी के निफाज के बाद इस बजट को क्या एक आवाम फ्रेंडली बजट कहा जा सकता है या मामला इसके बरक्स है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर के और मुआशी तज्ज़ियाकार हैं अशफाक यूसुफ तोला साहब। अस्सलाम वालेकुम तोला साहब, ये बताइए कि इस बजट को आवाम फ्रेंडली बजट कहें या इसके बरक्स है सारी सिचुएशन? नहीं, मेरा ख्याल है कोई आवाम फ्रेंडली बजट नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो निचले तबके को आपने किया, मेरी प्रपोजल कुछ और थी, इन्होंने कुछ और प्रपोजल किए हैं। टीमें हमारी वर्कआउट कर रही हैं और इंशाल्लाह मैं आपके चैनल को भी और पूरे मीडिया को अपनी जो शुरू की मारूजात हैं वो हम आपको उससे आगाह कर देंगे इंशाल्लाह अगले एक घंटे। मगर मैं आपको एक बात ज़रूर बता देता हूँ कि ये बात तो है कि कोई बोझ नहीं डाला गया, नॉन फाइलर को ग्रैब करने की कोशिश की गई है। बाकी अदरवाइज मेरा ख्याल है कोई ऐसा सच इतना कोई बोझ नहीं डाला गया। जैसे कि मैं आप बताएं, सैलरीड क्लास में उन्होंने कुछ चीज़ें कम की। 12 लाख तक के जो तबका है उनको उन्होंने पहले 30,000 रुपये टैक्स होता था, तो अब उनको उन्होंने मेरा ख्याल है 6,000 रुपये का, जो तो उन्हें 500 रुपये महीने देंगे। नेक्स्ट आपका जो स्लैब आ रहा था उसमें उन्होंने उस 30,000 की बजाय 6,000 प्लस जो टैक्स था उसमें 4% की कटौती की। उससे अगले स्लैब में जो 32 लाख तक का है, 22 लाख तक उन्होंने 24,000 एक कम किए हैं और 4% टैक्स की कटौती, और इसी तरीके से 32 लाख तक उन्होंने 2% तक की कटौती की। तो उसका मतलब है बाय एंड लार्ज तनख्वाहदार को एक हद तक रिलीफ दी। अगर 150 अरब उन्होंने लिए हैं तो उसमें से कोई 30-40 अरब वापस कर दिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड ओमन, और मेरा ख्याल है उसमें ये देखना चाहिए। अच्छा, कंपनी के सुपर टैक्स के रेट में उन्होंने कमी कर दी है। हाँ, जहां पर एक नई चीज आई है वो ये है कि पेंशन जो 1 करोड़ से ऊपर जिनकी पेंशन है उस पर उन्होंने 5% का नया टैक्स लगा दिया है, और ये भी कहा है कि बीच वाले तबके से हम टैक्स नहीं लेंगे। जी अच्छा, अब तोला साहब एक और चीज़ भी है, और आवाम इसको इस तरह से देख रही है कि एक तो यहाँ पर डी चौक पर आए बैठे हैं सरकारी मुलाजमीन, वो तो खुश नहीं थे कि भाई हमारी उतनी बढ़ाई नहीं गई जितना कि हमारा गुजारा बेहतर हो सकता, और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि जब आपने 100 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया पेट्रोलियम लेवी में, और जो कि 78 रुपये से बढ़ाकर आपने 100 कर दिया, और अभी किया नहीं है। देखो अभी किया नहीं, प्रपोज्ड है। देखिए मेरी बात, एक्चुअली 2 चीजें सुन लें।
उन्होंने दो काम किए। एक कार्बन लेवी की बात की है कि जो पेट्रोल और डीजल जितने भी है, अभी इस साल के लिए उन्होंने ₹2.5 रुपए। पर रखा है और अगले साल उसको ₹5 करते हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। तो उन्होंने ये एक सनसेट दे दिया है कि 2.5 का भी सनसेट है और उसके बाद का 5 कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी का जो ऑर्डिनेंस था पहले, उसमें ये होता था, ये फाइनेंस एक्ट के तहत हम लगाते थे, तो उसमें इन्होंने पहले एक थ्रेशोल्ड था हमारे पास ₹70 का। ठीक है। पहले ₹60 का था, फिर ₹70 का था। अब उन्होंने वो थ्रेशोल्ड उड़ा दिया। अब गवर्नमेंट के डिस्क्रेशन पे है कि वो नोटिफाई कर दे। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि अभी ₹78.20 है, 70 से 78 हो गए थे, अब 78 से 100 तक लेके जाएंगे। अब किस मोडस ऑपरेंडी में करते हैं, दे हैव द पावर, दे कैन डू इट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तोला साहब, तो गवर्नमेंट इस चीज़ का क्रेडिट ले रही है। वो कहती है कि कभी एग्री टैक्स नहीं नाफिज किया गया, कभी जो है रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस का निफाज उस तरह से नहीं किया गया, कैश में होती थी, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी। तो इन दो चीज़ों को हम टैक्स नेट के अंदर लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये टैक्स कलेक्शन कैसे बेहतर बनाएंगे इससे? देखिए, मैं शिफा, यू नो माय नेचर, मैं बहुत खुल के बात करूंगा। और ये अभी भी मैं किसी से सुन रहा था, जो मुझे भी लोग शायद कुछ ब्लेम करते हैं कि आपने क्या किया वहां बैठ के। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, दुकानदार टैक्स देना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि रीजनेबल टैक्स लो और हैरेसमेंट से हमें बचाओ। तो वो दो चीजें मैंने इनके लिए कर दी थी, और 270 अरब उस वक्त जो बनते थे वो टैक्स देने के लिए बेचारे तैयार हो गए। बट हमारी एफबीआर आई थिंक उस मामले में थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार है, और वो नहीं चाहते कि जो ट्रेडर का एक अपना तरीक़ाकार है, वो तो हम उस तरीक़ेकार पे नहीं लेना चाह रहे। हम अपने तरीक़ेकार पे लेंगे, हम उनको रजिस्टर भी करेंगे, हम उनसे सवाल भी पूछेंगे। तो वो मेरा ख्याल है, आपने 99 में भी देख लिया था, एक मिलिट्री डिक्टेटर नहीं कर सका, तो फिर आप एक सिविलियन हुकूमत, और जिसमें हम तो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग के लाडले हैं ट्रेडर हमारे। अच्छा, तो वो लाडलों से तो हम नहीं ले सकते ना। जैसे आपको मैंने कहा मेरी लाडली है, बिल्कुल, तो वो मेरी लाडली एंकर आप हैं, तो छोटी बहन को मैं हमेशा कहता हूँ, बट अब वो लाडले हम उनसे भी नहीं ले सकते। अरे नहीं नहीं सर, ऑनर्ड। लेकिन अब बात वही है कि 14,171 अरब रुपए का जो टारगेट है, ये आपको कितना रियलिस्टिक लगता है वैसे गवर्नमेंट का? क्योंकि हम देखा जाए तो पिछले साल भी माली साल में 800 अरब रुपए का खसारा रहा है एफबीआर को। 1030 जो उनके एस्टिमेट थे ना, जो मैं आपके प्रोग्राम में मेरा ख्याल है 15 दिन महीने दिन पहले कह चुका था कि 11,800-900 से ऊपर नहीं जाएंगे, आज उन्होंने बजट डॉक्यूमेंट में एडमिट कर दिया। तो ये अब कितना रियलिस्टिक है? 12,930 था, अब रिवर्स होके 11,900 पे आ गए। अब इसका मतलब है, अगर ये जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मैं अगर ऐड करूं, तो ये 13,000 समथिंग पे आएंगे, और 14,131 बिलियन का उन्होंने टारगेट रखा है। इसका मतलब है कि आपको 900 प्लस के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर या नए टैक्सेस की मद में आपको लेने। अब ये इतलात आनी बाकी है हमारे पास, इनकी प्रेजेंटेशन होगी अभी एफबीआर में, उसमें आपके मीडिया को वो रिलीज करते हैं, वहां से हमें इतलात मिल जाएंगी कि किस स्टेप की मद में कितना कितना वो टैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कहाँ रिलीफ दे रहे हैं। तो एक तो बड़ी रिलीफ है 200 बिलियन की, जो ये कह रहे हैं कि टैरिफ की रिडक्शन हम कर रहे हैं। ये कस्टम ड्यूटी जो थी 20 से 15 कर दी, और बाकी स्लैब भी नीचे की हैं, उसकी मद में कितने जाते हैं। अब जो सेल्स टैक्स बढ़ाया है, सोलर पैनल पे बढ़ाया है इन्होंने, डिजिटल मार्केटिंग पे बढ़ाया है, या आपका अपना हाइब्रिड कार्स पे बढ़ाया, उस पर कितना आएगा। इनकम टैक्स की मद में जो नॉन फाइलर को उन्होंने 0.6 से 0.8 कर दिया है अभी, और ये भी कंफ्यूजन है, 1% बढ़ाया है विद होल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल। दूसरी एक और कंफ्यूजन है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म की है कि नहीं है। ये दो जगह दो डिस्टिंक्ट वर्जन है। तो देयर इज अ लॉट मोर टू कम, और ये जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास आता रहेगा, हम आपको बताते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जो जीडीपी ग्रोथ है उसके हिसाब से, उसके हवाले से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी का जो अगला बजट का टारगेट है वो है जीडीपी ग्रोथ का 4.2%, और पिछले साल का था जो टारगेट था वो था 3.6%, और अचीव जो हो पाया वो था 2.68%। तो ये जो आज इन्होंने दिया है ये 4.2%, ये आपको अचीवेबल लगता है जीडीपी ग्रोथ का टारगेट? पहले तो 3.6 ही मुझे अचीवेबल, ये जो 2.6 था ना, ये ही 2.7 जो भी है 368, वो अचीव हुआ है नहीं हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज के लास्ट जब मैं देखता हूँ तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर हम जो क्वार्टर देख लें, तो आखिरी क्वार्टर 5.6 से अगर इजाफा हुआ है जीडीपी ग्रोथ, और आपने वो जो आपका लाइव स्टॉक का जो आपका डेटा था, आपने उसको चेकअप किया है,
ये वो लाइव स्टॉक है जो 10 साल पुराने सेंसस के ऊपर आप काउंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। लेट देम इन्वेस्टिगेट। आज पीएम साहब ने भी कह दिया इनको कि इन्वेस्टिगेट कर ले। और अगर फर्ज करें आखिरी में मैं 5.6 के एवरेज से चला हूँ, मेरी अगर जीडीपी ग्रोथ है, तो इसमें तो फिर आप 4.2 का क्यों टारगेट रखें? आप तो 7 का टारगेट रखें कि जी 5.6 में आखिरी क्वार्टर में अचीव कर चुका हूँ। तो आप मुझे बताएं, जहां पर आपकी ज़राअत खत्म हो चुकी थी, जहां पर सब कुछ खत्म होने के बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी उड़ चुकी थी, इसके बाद आपने इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया एक क्वार्टर के अंदर सिर्फ। तो ये अगर मैजिक वॉन्ड है तो उस मैजिक वॉन्ड को अगले पूरे साल में लगाइए, 7% करें और एशिया में नंबर 1 आए ना। फिर आपको क्या जरूरत है इतना छुपाने की कि आप जी हम तो मर मर के इकोनॉमी चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये बात हो रही है और ये कुछ अर्सा पहले बिफ्ता इस्माइल साहब ने भी हमारे प्रोग्राम पे नाम लिए बगैर ये बात की है कि फिगर्स के हवाले से बड़ी बातचीत हो रही है। कल सहाफ़ियों ने भी वज़ीर ख़जाना से यही सवाल पूछा कि भाई पहले, दूसरे और तीसरे क्वार्टर में तो आपका फिगर्स कुछ और आ रहे थे, अचानक आखिरी क्वार्टर में 5.6% की ग्रोथ कैसे आप शो कर रहे हैं? तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये फिगर्स ऑफ द लास्ट क्वार्टर जो है ये किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं और किन बुनियादों पर ये सामने आया है। ये देखे ना, वो मैं राइटर साइड पे कहता हूँ तो मैं तो उसका बोर्ड मेंबर भी, हमने उड़ान पाकिस्तान कर ली तो पाकिस्तान उड़ चुका है। तो राइटर साइड पे कह रहा हूँ, तो सीरियसली मत लीजिएगा, बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेट होने चाहिए मेरे हिसाब से। और मुफ्ता की भी बात ठीक है। मैं समझता हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये कल जो मेहताब हैदर साहब ने और इन्होंने सवाल उठाए थे, मैं कहता हूँ मुझे दाद देनी चाहिए इनको कि वो अपनी रिसर्च करके बैठे हुए थे। बट प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैं दाद दूंगा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी दाद देनी चाहिए, उन्होंने कहा जी हम इसको देखेंगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा तोला साहब, ई कॉमर्स का जो सारा शोबा है उसके ऊपर भी टैक्स लग गया है गवर्नमेंट की जानिब से, तो इस ई कॉमर्स की मार्केट को कितनी डिस्करेजमेंट होगी इससे आपके ख्याल में? क्योंकि नहीं, डिस्करेजमेंट नहीं है। मैं देखें शिफा, एक बात, वर्टिकल इक्विटी आप क्रिएट कर रही होती है ना तो फिर फायदा नहीं होता कि मिल्किंग द ओल्ड काउ, ये कोई फायदा नहीं। आपको हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करने के लिए जरूरी था, आप देखें, आप बैंक से ऑर्डर देते थे, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होते थे और आके आपका सीधा सीधा खड़े रह जाते थे आपके पास दरवाजे पे, ना कोई सेल्स टैक्स ना कुछ था। अब उन्होंने कोरियर कंपनी पे भी जिम्मेदारी लगाई है, या जो ई मार्केटिंग या करने वालों के लिए जो पेमेंटें करेंगे उन पे भी जिम्मेदारी लगा दी गई है कि जी आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे उनका टैक्स काट के दें। तो देखिए, पाकिस्तान का टैक्स है, पाकिस्तान को मिलना चाहिए। अब इसमें ये जरूरी है कि कुछ ऐसी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं हमारे कि अगर वहां पर कोई प्रॉफिट कमाता है तो उसका टैक्स हम यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल को उन्होंने कहा है कि हम मरूज खातिर रखेंगे, और अभी ये हम पढ़ रहे हैं, इसमें सारा आपको मैं फिर बाद में बता दूंगा इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा, बिकॉज कि यू कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड योर एक्सेप्टेड और कॉन्ट्रैक्टेड ट्रीटीज विद द अदर नेशंस। ठीक है। अच्छा, और जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है तोला साहब, वो उसकी क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि ड्यूटीज जो हैं वो भी कम कर दी गई हैं। नहीं, कॉस्ट ऑफ बिजनेस तो आप देखें ना, वो कम तो हो जाएगी, इंपोर्ट भी ऊपर आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना, तो इनका कंपटीशन भी आएगा। अब अगर कंपटीशन ऊपर आ गया इनका और ये अपनी प्रोफाइलिंग या क्वालिटी को मैनेज नहीं कर सके तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो एक तरफ एम्प्लॉयमेंट भी चली जाएगी। अब अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अशफाक यूसुफ तोला साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और इतनी ग्रिम पिक्चर पेंट ये सेगमेंट से जितनी के बाहर इस वक्त हो रही है, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो समझ में आएगा। कुछ चीज़ें अचानक से लगती हैं कि भाई ये तो बहुत बुरा इकदाम हो गया या ये तो बहुत अच्छा हो गया, सो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अभी तो ये बजट प्रेजेंट हुआ है, इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, कुछ तब्दीलियाँ हो सकता है कि हो जाएँ, और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से मशवरे आएंगे, सजेशंस, एडवाइस आएगी, और फिर उसकी बुनियाद पे मजीद एक जो हतमी शक्ल है इस बजट की आगे आने वाले चंद दिनों में डिबेट्स के बाद सामने आएगी। तो हम आपको अपडेटेड रखेंगे। अशफाक यूसुफ तोला साहब का एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया, और आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।